हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त, मतलब एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम का आज तीसरा दिन है। तो चलिए, आज तीनों शिफ्ट की होने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्ट थे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर जान लेते हैं। इसके बाद देखिए, रीजनिंग और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो आपको गौरव सर और निशित सर बताएंगे। ओके, तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स का आप सभी को कोर्स अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और एमपी जीके का भी कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी सीएचएसएल की आगे की एग्ज़ाम और सीजीएल की आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि सभी मेथड जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही है वो सभी यहाँ पर कोर्स में कवर करवाई गई है। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में जीएस के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आज भी क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछे गए हैं जैसे 2 दिन की एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं। मतलब देखिए, जीएस के जो 25 क्वेश्चन हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर से। 10 से 15 क्वेश्चन, और इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो हमें स्टैटिक जीके से देखने को मिल रहे हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। ओके, तो इसीलिए दोस्तों फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2020 और 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसे स्पेशली तैयार करके जाइएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, 1923 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, 1923 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त इनकी उम्र केवल 35 वर्ष थी। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष है कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। लेकिन देखिए, इतिहास जो पूछा जाता है वो आज़ादी के पहले का पूछा जाता है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सबसे अधिक समय तक राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो फिर नाम आता है सोनिया गांधी का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 18 से 20 साल तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। लेकिन क्योंकि आज़ादी के पहले का इतिहास पूछा जाएगा दोस्तों, इसीलिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके मध्य है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है दोस्तों, और ये सीमा रेखा है भारत और चीन के मध्य। अगर हम भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य है। इसे देखिए मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के मध्य में खींची गई सीमा रेखा है। द सब्सटेंस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये आत्मकथा है दोस्तों दिलीप कुमार की। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार, जो कि एक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता है, इनका हाल ही में 7 जुलाई 2020 को निधन हो गया है। 7 जुलाई 2020 को 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्हीं की आत्मकथा है द सब्सटेंस एंड द शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों कि ये जारी कौन करता है। तो ये सूचकांक जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये सूचकांक 2004 में शुरू किया गया था। 2019 में इस सूचकांक में भारत को 68वां स्थान दिया गया है। देखिए, 2018 का जो ये सूचकांक था इसमें भारत 58वें स्थान पर था। 2019 के सूचकांक में इसकी रैंकिंग में 10 अंकों की गिरावट आई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर। इसे भी याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत को 68वां स्थान दिया गया है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए, मैं आपको रोज बोल रहा था दोस्तों कि आसपास के जो फैक्ट है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो भी कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, उन सभी को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैंने आपको कल ही के वीडियो में इसके बारे में बताया था कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि देखिए राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष। अब 6 वर्ष में से हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपने पद से हटते हैं और इन 1/3 सदस्यों की सीट पर हर 2 साल में चुनाव करवाया जाता है। ओके, कहिए क्लियर है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, रतौंधी रोग जो है, सबसे पहले तो याद रखिए कि ये आंखों से संबंधित रोग है। इस रोग में जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसे दिन में तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रात में उसे कम दिखाई देता है। तो ये जो रोग है, शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही फालतू का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जो कि किस राज्य में है दोस्तों? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी रामपाल, जिनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है दोस्तों। क्योंकि देखिए, ओलंपिक में दोनों हॉकी टीम, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हॉकी हो, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए एग्जाम में रानी रामपाल के बारे में पूछा गया है। और इसका एक कारण ये भी है कि इन्हें पिछले साल 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रानी रामपाल हॉकी खेल से संबंधित है, जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है। हमीदा बानो बेगम किस मुगल शासक की पत्नी है? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी है दोस्तों, जो कि मुगल सल्तनत का दूसरा शासक था। अब यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि मुगल सल्तनत की स्थापना 1526 में पहले पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी और इसके सबसे पहले शासक थे बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं के बेटे के बारे में पूछे तो वो कौन था? अकबर। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों कंचनजंगा, और ये स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को नोट कर लेना, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट। ये किस देश में है? तो ये है नेपाल में। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है काराकोरम, जिसे केटू या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये स्थित है पीओके में। अब क्योंकि पीओके को हम अपना अंग मानते हैं, जो कि वो है, इसीलिए केटू, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में स्थित है। किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर में। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम में स्थित है। अब यहाँ से ये भी जान लीजिए कि अगर हम भारत के मैप की बात करें तो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी केटू जम्मू कश्मीर में है और यही उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वह है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो है। ये एक विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन सेंट्रल के एग्जाम में पूछा गया है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश का पहला विश्व धरोहर स्थल है, जो कि 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पिछले साल लागू हुई थी। इसके तहत देश में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है?
तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की जो सूची है उसमें पहले स्थान पर है दोस्तों नॉर्वे, और इस सूची में दूसरे स्थान पर है यूरोप का देश फिनलैंड। अगर हम भारत की बात करें तो 2020 में भारत इस सूची पर 142वें स्थान पर था। तो इस फैक्ट को नोट कर लेना। अगर भारत का पूछा जाए आपको कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो ये 142वें स्थान पर है। अभी देखिए ये तो 2020 का पूछा गया है, लेकिन 2021 के इस सूचकांक में भी भारत को 142वां स्थान ही दिया गया है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल था दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम था जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, इसमें हमने टोटल 66 मेडल जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। टोटल 66 मेडल में से 26 मेडल गोल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए अगर आप 2 दिन की शिफ्ट के हमारे एनालिसिस उठाकर देखेंगे तो सांभर झील के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो सांभर झील है। अब पूछा गया है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील भारत के राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेट करके आगे की एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे आते हैं, 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इनमें से कौन सा तत्व रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो देखिए रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए जो मूल भारतीय संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क में शामिल किया गया। याद रखिएगा भाग 4 क को। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल है 51 क। भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य शामिल है, जो कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा करंट से पूछ लिया गया है। इसी बार के ओलंपिक से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए भवानी देवी सिंह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं इसमें भवानी देवी ने तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि इन्हें कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। तो भवानी देवी जो है वो तलवारबाजी से संबंधित है। ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया है खेलों से, वो है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को जोड़ा गया है? तो देखिए पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक में 4 नए खेलों को जोड़ा गया है। इसमें से ऑप्शन जो आया था वो था ब्रेक डांस, तो सबसे पहला तो ये हो गया। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को भी पेरिस ओलंपिक 2024 में जगह दी गई है। तो 4 खेल कौन कौन से हैं? ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? इस इवेंट में यशस्विनी सिंह देसवाल ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद है बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये जो शब्दावली है ये स्विमिंग से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? देखिए इसके पहले वाली शिफ्ट में जो एग्जाम हुई है उसमें महाभियोग राष्ट्रपति का पूछा गया था। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का हमने डिस्कस किया था, वो है आर्टिकल 61 में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लगने वाले महाभियोग की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है। इसी आर्टिकल के सब आर्टिकल 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 में दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 से लेके 1290 तक
दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का शासन देखने को मिलता है। क्लियर? इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द भारतीय प्रस्तावना में शामिल है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है, जो कि 2021 में इसके अध्यक्ष बने हैं और 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली लोहित नदी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी का उद्गम पूछा जाए तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है और तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इसके बाद ये असम में आती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। देखिए, लोहित नदी को पूर्वी भारत में खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाल मिट्टी की अधिकता के कारण इसका कलर लाल दिखाई देता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? बहुत ही सिंपल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। देखिए, पहले क्या होता था, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु को 3 वर्ष तक कम कर दिया गया और अब कर दिया गया 18 वर्ष। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप, जो कि 1901 में शुरू किया गया था, हॉकी से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा एक और कप है जो कि हॉकी का फेमस कप है, यह है बेटन कप। इसे भी याद रखिएगा, बेटन कप भी हॉकी का एक फेमस कप है। क्लियर? इन सभी क्वेश्चन में देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे और इनमें से भी खेलों के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखिए अभी ओलंपिक चल रहा है दोस्तों, इसीलिए खेलों के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो करंट के अलावा भारत में खेलों से, अवार्ड से और भारत की नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली है उनको आपने नोट कर लिया होगा। कल की एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त एग्जाम एनालिसिस रीजनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने पंकज सर के थ्रू जीएस और जीके के बारे में जानकारी ली है कि आज तीनों शिफ्टों में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे रीजनिंग की, कि पूरे दिन भर में रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और मेरे बाद में दोस्तों आपको बताएंगे निशित सर मैथ्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रीजनिंग का आज का सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टॉपिक की, किस किस प्रकार के टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से जो है वो 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन से। दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में जो है हमने देखने को मिला था यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या देखने को मिला था दोस्तों? कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब यहाँ पर क्या है, साइन के थ्रू, इनटू, प्लस, माइनस, डिवाइड के थ्रू जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपसे मिसिंग नंबर से मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था। एक मिसिंग नंबर का मैट्रिक्स दिया गया था ऐसा बना हुआ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया था और क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मिरर इमेज की। तो यहाँ पर मिरर इमेज भी पूछा गया था। मिरर इमेज का जो क्वेश्चन है वह अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आया था। मतलब अल्फ़ाबेट कोई भी दिए थे आपको, जैसे कि मान लीजिए बोल दिया गया ए, सी और ई, है ना, इनका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो ए, सी, ई का मिरर इमेज क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे से ई को हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, सी ऐसा हो जाएगा और ए तो वैसा का वैसे ही दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था। कहाँ से? मिरर इमेज से। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक यहाँ पर है आपका एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, एनालॉजी से क्वेश्चन कौन से आए? तो नंबर एनालॉजी पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके अलावा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट, मतलब बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक पर 1 क्वेश्चन पूछा गया था।
क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन भी आपके दोनों प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं दोस्तों डाइस से, तो क्लोज डाइस आया था दोस्तों आज एग्जाम में। क्लोज डाइस बिल्कुल सिंपल, कल भी एग्जाम में क्लोज डाइस पूछा गया था, आज भी सिंपल क्लोज डाइस पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो एंगल काउंटिंग की, सॉरी यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसका आंसर हमें देखने को मिला था शायद 15 आ रहा था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों पर आगे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सिलॉग से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिलॉजिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था, है ना। ऑल से और सम से रिलेटेड उसमें स्टेटमेंट आए हुए थे और उस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको सभी यहाँ पर बारी बारी से बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ब्लड रिलेशन का, कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि एग्जाम में पूछा गया था आज। जैसे इसे को इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि A इंटू बी का मतलब है A बी की माता है, A प्लस बी का मतलब है A बी की बहन है, A माइनस बी का मतलब है A बी का भाई है, और A डिवाइडेड बाई बी का मतलब है A बी का पिता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर कर चुके हैं, मैंने आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाया है और आप हमारे कोर्स में जाकर भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एसएससी सीएचएसएल या फिर बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल, ठीक है, उसके अलावा आपके कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसके जरिए आप कोर्स के जरिए पूरे चैप्टरों को इजीली कवर कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ के फंडे बताए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी और लॉन्ग ट्रिक भी। जाइए दोस्तों हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर और कोर्स को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको दोस्तों मैथ्स, उसके अलावा इंग्लिश के बाद में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर कोर्स और बाकी के कोर्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके पूरे एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं सवाल की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन के थ्रू जो है रिलेशन दिए थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हमने, उसको सॉल्व करते हैं इनके थ्रू, मतलब जो भी साइन दिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इनटू का मतलब क्या हो जाएगा माता, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा बहन, उसी प्रकार माइनस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, और डिवाइड का मतलब क्या होगा पिता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। देखिए P डिवाइडेड बाय Q, डिवाइड का मतलब क्या है पिता, मतलब क्या होगा यहाँ पर P पिता होंगे किसके, Q के। आगे बढ़ते हैं, Q डिवाइडेड बाय T, मतलब यहाँ पर Q पिता किसके होंगे, T के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, T प्लस S, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों बहन, मतलब T बहन होगी किसकी, S की। आगे बढ़िए, S माइनस U, माइनस मतलब क्या है भाई, तो S भाई है किसका, U का। और क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि ऐसा हो तो P का U से क्या संबंध है, मतलब P U के क्या लगेंगे। तो देखिए ये सभी सेम जनरेशन के, मतलब भाई बहन, ये हो गए उनके पिता, ये हो गए पिता के पिता, मतलब कौन हो गए दादा, और यही होगा सही आंसर। ठीक है, ग्रैंडफादर। P का U से क्या संबंध है, तो दादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेट एनालॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जिस प्रकार से JMPS का संबंध LPTX से है, उसी प्रकार BDGI का संबंध होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, आप सभी को पता है। यहाँ पर हमें पहले कैरेक्टर से पहले कैरेक्टर को देखना है, दूसरे से दूसरे को देखना है, तीसरे से तीसरे को चौथे से देखना है। जिस प्रकार से रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड में निकलेगा, उसी प्रकार से रिलेशन हमें राइट हैंड साइड में भी निकालना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ दोस्तों, क्या दिया गया है हमें, JMPS संबंधित है किससे, LPTX से। तो देखिए दोस्तों J का नंबर होता है 10 और L का नंबर होता है 12, मतलब क्या हुआ, प्लस का 2। फिर देखिए M का नंबर 13, P का नंबर 16, मतलब क्या हुआ, प्लस का 3। फिर P का नंबर 16 और T का नंबर कितना, 20, मतलब कितना हुआ, प्लस का 4। फिर S का नंबर 19 और X का नंबर कितना, 24, मतलब क्या हुआ, प्लस का 5। तो एक सीरीज चल रही है, +2 +3 +4 +5, ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमें आंसर किसका निकालना है दोस्तों, BDGI का। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट में +2 होगा, उसके बाद वाले में +3, उसके बाद वाले में +4 और सबसे आखिरी वाले में +5 होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, +5। इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर होगा +5। आइए जोड़ लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए B में 2 जोड़ दो तो क्या जाएगा, D में 3 जोड़ दो क्या जाएगा, G में 4 जोड़ेंगे तो G का नंबर 7 4 11 पे क्या आएगा, K। उसी प्रकार से I का नंबर 9 9 और 5 14 14 पे क्या आता है, N। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा, D G K और N। क्लियर है फ्रेंड्स, लॉजिक समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, A B का भाई है, मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। एक तो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था दोस्तों और एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आया था। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। A B का भाई है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसे, ट्री मेथड से, कि A जो है वह B का भाई है। फिर आगे बढ़ते हैं, B C का भाई है, तो देखिए B जो है वह
सी का भाई है। आगे पढ़िए, सी डी का पति है। अब सी जो है वह पति किसका है? डी का। तो डी क्या हो जाएगी दोस्तों? फीमेल, है ना। ये पति है तो डी क्या होगी? पत्नी होगी। और दोनों पे क्या लगा देते हैं? हमारा डैश डैश वाला बॉक्स, जो कि क्या बताएगा कि ये दोनों क्या है? मैरिड कपल है। क्लियर है। फिर ई ए का पिता है। अब ई जो है वो किसके पिताजी हैं? ए के। चलिए, तो क्या पूछा है हमसे? तो डी का ई से क्या संबंध है, मतलब डी ई की क्या लगेगी? सिंपल सी बात है। देखिए, ई जो है वो पिता है किसके? ए के। तो ई पिता भी होंगे किसके? बी के भी होंगे और सी के भी होंगे, क्योंकि आपस में कौन है? सभी भाई भाई हैं। क्लियर है। और ये भाई की क्या है? पत्नी है, मतलब इनकी। और मतलब इनके तो कौन हो गए? सी, पुत्र हो गया। ई का सी कौन है? पुत्र है। पुत्र की जो भी वाइफ रहती है तो वो क्या लगेगी? उनकी बहू। ठीक है। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा है दोस्तों, डी का ई से क्या संबंध है, मतलब डी जो है वह ई के क्या लगेगी? तो आंसर क्या आएगा? बहू, या इंग्लिश में बोले तो डॉटर इन लॉ। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लोज डाइस से लिया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि 6 अंक निचली सतह पर हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, या विपरीत संख्या कौन सी होगी, उसे निकालना था। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है हमें? नंबर 1 6 4, और यहाँ पर क्या दिया है? 2 3 6। दोनों पासों में केवल एक नंबर कॉमन है दोस्तों, कौन सा? 6। 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? यहाँ पर हम लगा देंगे हमारा पहला रूल। पहला रूल कौन सा? निकटवर्ती का नियम। क्या बताता है? कि जो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो कॉमन नंबर के पीछे आएगा। मतलब 6 के पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों? 5, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। क्या नहीं था? 5। तो 6 के पीछे क्या होगा? 5। यही होगा सही आंसर। क्लियर है। 6 अंक यदि ऊपरी सतह पर है इस पासे में, तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 5 होगा। सॉरी, 6 अंक निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक है? 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सीरीज से लिया गया है, नंबर सीरीज। दोस्तों याद रखिए, हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं नंबर सीरीज से जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं एग्जाम में। क्लियर है। उसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालॉगी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। सिलॉक से रोज एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वेन डायग्राम से रोज एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप इन सभी चैप्टरों को ध्यान से देखकर जाएं, ध्यान से पढ़कर जाएं और यहाँ से अपने नंबर जल्दी से जल्दी कवर करें। वैसे तो रीजनिंग ईजी आ रहा है, पर कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वह थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर सीरीज की यदि बात करते हैं तो देखिए, सीरीज में यहाँ पर हमें 2 नंबर जो है वो फाइंड करना है। क्लियर है। और देखिए सीरीज क्या बोल रही है? 35, फिर 34, फिर 40, फिर 38, फिर 45, फिर 42। यहाँ पर क्या आएगा उसे निकालना है, और 55 और 50। अब देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी ऐसी सीरीज आती है कि एक बढ़ रहा है, फिर एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक घट रहा है, तो आप इसको अल्टरनेट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अल्टरनेट। जैसे अल्टरनेट कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, 35 में यदि मैं 5 ऐड कर दूँ तो क्या जाएगा? 40। बोलिए क्लियर है। 40 में यदि मैं 5 ऐड कर दूँ तो क्या जाएगा? 45। बोलिए क्लियर है। अब 45 में यदि मैं 5 ऐड करूंगा तो यहाँ पर पहला डिजिट हमें क्या मिलेगा? 50, मतलब 50। क्लियर है। और उस 50 में मैं 5 ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर 55। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बचा सेकंड वाला स्टेप। ठीक है, 34। 34 से कहाँ पर जाना है? 38 पर। तो क्या जुड़ रहा है? प्लस का 4। फिर 38 से 42 पर गए तो क्या हो रहा है? प्लस का 4। फिर 42 से आगे जाएंगे तो कितना जुड़ेगा? प्लस का 4। तो 42 में 4 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? 46। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला डिजिट हमारा कौन सा है? 50, और दूसरा डिजिट क्या हो गया? 46। और देखिए 46 में आप 4 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 50। ठीक है, सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? 50, और दूसरा क्या है? 46, मतलब 46। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलॉक से लिया गया था, और सभी से रिलेटेड जो है यहाँ पर कथन पूछे गए थे कि सभी चूहे बिल्ली है। ऐसा क्वेश्चन आया था इस प्रकार का कि सभी चूहे बिल्ली है। आइए ऐसे बनाते हैं कि सभी के सभी चूहे क्या है दोस्तों? तो वो बिल्ली के अंदर। सभी के सभी चूहे बिल्ली के अंदर। चलिए अगला पढ़ते हैं। कुछ बिल्ली लोमड़ी है। तो देखिए, कुछ बिल्ली यहाँ पर क्या होंगी? लोमड़ी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या दिया गया है? कुछ लोमड़ी चूहे हैं। तो देखिए, लोमड़ी यहाँ पर है, चूहे यहाँ पर है, दोनों के रिंग के आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया? गलत। और कुछ लोमड़ी बिल्ली है। तो देखिए, इतनी इतनी लोमड़ी क्या है? पार्ट बिल्ली है। क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरा वाला निष्कर्ष कैसा है? सही। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो, या इंग्लिश हिंदी में बोले तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था वेन डायग्राम में। निम्न में से कौन सा आरेख विद्यार्थी, स्कूल और अध्यापक के बीच के संबंध को दर्शाता है? और यहाँ पर आपको नीचे 4 डायग्राम बने हुए आए होंगे या आकृति।
देखिए यहाँ पर कौन सा जो है डायग्राम इनको रिलेशन को फिक्स करेगा या अप्रोप्रिएट तरीके से बताएगा। तो देखिए एक बड़ा सा रिंग हो जाएगा, वह किसका होगा, स्कूल का, ठीक है, क्योंकि स्कूल में दोनों होते हैं, विद्यार्थी भी और अध्यापक भी, परंतु विद्यार्थी अलग होते हैं और अध्यापक अलग होते हैं। तो यहाँ पर दो रिंग बनेंगे अलग अलग इसी में। तो एक हो जाएगा किसका, स्टूडेंट का, और एक हो जाएगा किसका, टीचर का। क्लियर है। तो टीचर भी स्टूडेंट भी दोनों किसमें, स्कूल में। क्लियर है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो कि विद्यार्थी, स्कूल और अध्यापक के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समाचार पत्र, मुद्रणालय, संस्करण और ध्वनि परीक्षण, चार में से कोई तीन एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है। मतलब कहाँ से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए समाचार पत्र, मुद्रणालय और संस्करण, ये तीनों किससे संबंधित है दोस्तों, समाचार पत्र से, या बोल सकते हैं न्यूज़पेपर से। और यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, ध्वनि परीक्षण। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि परीक्षण कैसा होगा, अलग होगा। बाकी के तीन किससे रिलेटेड है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी से लिया गया है, जहाँ पर आपके अल्फाबेट भी हैं और न्यूमेरिक भी दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जिस प्रकार से DC का संबंध 25 से है, उसी प्रकार से HG का संबंध होगा किससे। तो जैसा रिलेशन दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में निकलेगा, हम वैसा का वैसे रिलेशन कहाँ में निकालेंगे, राइट हैंड साइड में निकालेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ और आप सभी को, मेरे स्टूडेंटों को, मेरे दोस्तों को याद होगा, यहाँ पर ABCD के नंबर याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, DC, तो D का नंबर कितना, 4, बिल्कुल सिंपल है, और C का नंबर कितना, 3। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम दोस्तों 25 कैसे लेके आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, 16, और 3 का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, 9, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या जाएगा, 25। समझ में आ गया सभी को। मतलब D मतलब पहला कैरेक्टर, C मतलब दूसरा कैरेक्टर, मतलब 3, 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया, 25। उसी प्रकार से यहाँ पर H और G, तो H का नंबर दोस्तों कितना, 8, बोलिए क्लियर है। तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, G का नंबर कितना, 7 का स्क्वायर, जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर 49, तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 113, 113। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा, 113। लॉजिक समझ में आया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिक सीरीज से लिया गया है, 17, 27, 39, 53, और अगला क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो आप इस सीरीज को भी आसानी से कर लेंगे। यदि मैं दोस्तों पहला नंबर जैसे देखिए 17, ये कैसे आ सकता है, यदि मैं 4 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बोलिए क्लियर है। अब 27 कैसे आएगा, तो देखिए 5 के स्क्वायर में यदि मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या होगा, 27। भाई पहले में क्या किया, 4 का स्क्वायर प्लस 1, दूसरे में क्या किया, 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो अब क्या होगा दोस्तों बता दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस कितना, 3। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, किसमें, स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगला देखिए 7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4, तो 7 7 49, 49 और 4 कितना, 53। तो अगला आंसर कैसे आएगा दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों, 8 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 और 4, तो अब बारी किसकी है, 5 की। तो 64 है ना, 8 64 और 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, 69। तो अगला कैरेक्टर क्या होगा, 69। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी कोड भाषा में कैट को 48 लिखा जाता है तो मेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है यह कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैट, कैट को क्या लिखा है, 48। अब देखिए कैट के कैरेक्टर मतलब क्या है, C का नंबर 3, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है, 24, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है, 48, मतलब क्या कर दिया है, इंटू 2 कर दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, MAT मेट, M का नंबर 13, A का नंबर 1 और ये 20, तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 34, परंतु 34 आंसर होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या करना है, यहाँ पर इंटू 2 करना। तो यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो 34 का डबल क्या हो जाएगा, 68। यही होगा हमारा आंसर। यदि किसी कोड भाषा में केट को 48 लिखा जाएगा तो मेट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 68। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिली। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12, 6, 72 और 18, ये सभी के सभी कुछ ना कुछ किसी किसी पहाड़ के मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 12 और 6 को मैं यदि जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या मिल रहा है, 18। 12 और 6 कितना हो गया, 18।
और 12 छंग कितना हो गया 72। दोनों का यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल गया 72। मतलब इस पार्ट में एडिशन किया और इस पार्ट में क्या किया मल्टीप्लिकेशन। किन का? ऊपर की दोनों संख्याओं का। आगे देखते हैं क्या यही फॉलो हो रहा है। देखिए 17 और 7 को यदि मैं ऐड करूँगा तो मुझे 24 मिलेगा। बोलिए क्लियर है। और यदि दोनों का मैं इंटू करूँगा तो देखिए 17 सत्ते 119। बिल्कुल क्लियर है, सही है। अगला भी ऐसी आंसर आएगा हमारा। तो देखिए 19 और 7 दोनों को आप क्या कर दो ऐड कर दो तो क्या जाएगा 26 मतलब 26। और अब क्या बाकी रह गया दोस्तों इंटू करना। तो देखिए 19 सत्ते 133। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको टेबल याद होगा तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या है 133। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 288 का संबंध 17 से है तो उसी प्रकार से 528 का संबंध होगा। बिल्कुल दोस्तों 1 मिनट में आंसर आएगा इसका। कैसे? यदि हमको स्क्वायर याद होंगे तो। जैसे दोस्तों 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है 288। मतलब क्या कर दिया उसमें से एक माइनस कर दिया। मतलब जो भी नंबर बाद में दिया है उसका स्क्वायर किया और उसमें से क्या कर दिया -1। तो यहाँ पर 288 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें आंसर लाने के लिए। यहाँ पर लिखा है 528, तो क्या कर दो एक जोड़ दो। तो 529 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा 23। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा 23। मतलब 23 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर -1 है मतलब वो यहाँ पर 23 का स्क्वायर -1 है। जिस प्रकार से यहाँ पर 17 का स्क्वायर -1 है उसी प्रकार से ये 528 क्या है 23 का स्क्वायर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि किसी कोड भाषा में ग्रुप को OTNQF लिखा जाता है तो देयर को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रुप को क्या लिख रहा है दोस्तों, इसको P बना लेते हैं OTNQ और F। चलिए देखिए अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ कि G के सबसे नियरेस्ट कौन है तो सबसे नियरेस्ट कौन होगा F। ठीक है, और क्या हो रहा है -1 हो रहा है। G का नंबर 7 होता है, F का नंबर क्या होता है 6। आगे देखते हैं R का नंबर क्या होता है 18 के पास में कौन हो गया 17, क्या हुआ -1। फिर O का नंबर कितना 15 और N का नंबर कितना 14, तो क्या हो गया -1। फिर U का नंबर 21, T का नंबर 20, क्या हो गया -1। उसी प्रकार से P का नंबर 16 और O का नंबर कितना 15, तो क्या हो गया -1। मतलब जो भी कैरेक्टर हमें निकालने के लिए दिया है मतलब क्या दिया है देयर THEIR। इन पूरे कैरेक्टरों में क्या करना है -1 तो करना है और सबको कैसे लिखना है ऐसे क्रॉस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर R का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो R -1 कर दो तो R का नंबर कितना 18, तो 17 पे क्या होगा Q। फिर आगे बढ़ते हैं I का नंबर कितना होता है 9, तो 8 पे कौन आता है H। उसी प्रकार से E का नंबर कितना 5, तो 4 पे कौन आएगा D। उसी प्रकार से H का नंबर कितना दोस्तों 8, तो उससे मैं -1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा G। और उसी प्रकार से T में -1 करना है तो T का नंबर कितना 20, T20 और S का नंबर क्या होगा 19। मतलब यहाँ पर कौन आएगा S। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा QHDGS। क्लियर है सभी को, समझ में आया लॉजिक यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वह क्लासिफिकेशन से लिया गया है और क्लासिफिकेशन कौन सा है अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन है। CFI MPS TWZ और LOS 4 में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है। अब इनको कैसे चेक करना है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पहले हम। और यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको वही बात बोलूँगा, यदि आपको ABCD के नंबर अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर ईजिली 1 मिनट के अंदर अंदर दे दोगे। तो देखिए C से F पर यदि आते हैं तो क्या होता है +3। आगे बढ़ते हैं M से P पर जाएंगे तो भी क्या होगा +3, T से W पर जाएंगे तो भी क्या होगा +3 और L से O पर जाएंगे तो भी क्या होगा +3। तो यहाँ पर तो सभी कैसे थे सेम, पहले से दूसरे पद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे से तीसरे स्टेप पर जा रहे हैं। तो F से यदि I पर जाऊँगा तो क्या होगा +3, P से S पर जा रहा हूँ तो क्या होगा +3, W से Z पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है +3 और O से S पर जाऊँगा तो देखिए O का नंबर कितना होता है 15 और S का नंबर कितना होता है 19। तो यदि 15 से 19 पर जाऊँगा तो क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है, 15 और 4 19। तो बाकी सभी में क्या हो रहा है दोस्तों +3 और यहाँ पर क्या हो रहा है +3 और +4। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा LOS। क्लियर है सभी को, LOS यहाँ पर क्या होगा अलग होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है और यहाँ पर हमें कुछ मालूम पड़ा था स्टूडेंट के जरिए कि 15 आंसर आ रहा था। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई आ सकती है दोस्तों, जहाँ पर आपको ट्रायंगल काउंट करना है। तो देखिए
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर 3 होंगे। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी ऐसी आकृति बनी हुई आती है तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। तो देखिए पॉइंट ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में 3 त्रिभुज, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में 3 त्रिभुज, मतलब बाहर के काउंट कर लिए तो 3। अब आगे बढ़ते हैं, 3 3 3 कितना हो गया? 3 तिया 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, अब अंदर का बचा तो ये 13, तो ये वाला तो काउंट हो गया। ठीक है, अब बाहर वाले पे चलते हैं, तो 13 हो गया। ये वाला काउंट करेंगे तो क्या होगा? नंबर 14 मतलब 14, और उससे बाहर आएंगे तो क्या होगा? ये बड़ा वाला त्रिभुज काउंट होगा तो क्या होगा? 15। क्लियर है? तो दी गई आकृति में यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? तो 15 त्रिभुज हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप लोग क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, वैसे तो आपको वैसे सभी पढ़ना चाहिए पूरे रीजनिंग में, एक किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस यहाँ पर लेकिन देखने को मिल रहा है डायरेक्शन से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर आपके क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, रेयर केस में। केवल पहले दिन पूछा था कैलेंडर से एक क्वेश्चन, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था पहले दिन, बाकी फिर उसके बाद में नहीं आया। बाकी का आपको सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लियर है? तो चलिए अब आप बात करेंगे आपसे निशित सर मैथ्स के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त और हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त की एग्जाम एनालिसिस। देखिए, आज दिन में 3 शिफ्ट हुई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से फर्स्ट शिफ्ट मैं बोलूँगा ईजी थी, कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी नहीं था। सेकेंड शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट थी और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हाँ, थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी। तो क्वेश्चंस भी देखेंगे क्यों हार्ड थी। चलिए आइए देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस 6 अगस्त का, वो भी मैथ्स का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या था? इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू 3 देन फाइंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है, जब भी अलजेब्रा में पढ़ाते हैं हम तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बताते हैं, और ऐसे बहुत सारे रिलेटेबल फॉर्मूलेज हैं वहाँ पर। तो चलिए इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर x माइनस वाई की जगह क्या रखना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई का मतलब होता है 3 एंड x माइनस वाई का मतलब होता है 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 प्लस 9 4 36। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 100। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल A and B टेंजेंट PA and PB आर ड्रॉन इफ एंगल AOB is 42 डिग्री देन फाइंड APB। देखिए, आपसे बोला है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है A जहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए टेंजेंट खींची गई। ये एक्सटर्नल पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, इसका नाम P है। इस पॉइंट को A बोलता हूँ, इस पॉइंट को B बोलता हूँ। टेंजेंट वाले पॉइंट से अगर मैं सेंटर को मिलाता हूँ तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे मुझे बताया गया है कि एंगल OAB का मतलब OAB, यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने का है? ये है 42 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, बताया था कि नहीं? अभी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जिसमें से ये 42 है, तो बचा ये कितना? ये 48 होगा। और हम सभी जानते हैं कि ये और ये साइड भी इक्वल होती हैं, क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, रेडियस हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 42 होगा, तो ये वाला 48 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल के अगर मैं आपको 2 एंगल्स बता दूं तो आप क्या थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 48 प्लस 48 कितना होता है? ये हो जाता है 196। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये 196 नहीं, सॉरी 96 होगा। ये कितना होता है? 96। हमको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर 180 से मुझे इसे माइनस करना होगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 17 हो जाएगा, तो ये 8 आएगा। तो 84 डिग्री इस एंगल का साइज कितना होगा? 84 डिग्री का होगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था। यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं
और आने वाली शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो सर्कल और टेंजेंट उसकी प्रॉपर्टीज देखकर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ए कैन मेक अ टॉय इन 10 मिनट्स, बी कैन मेक अ टॉय इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम दे विल टेक मेक 60 टॉयज। आपसे क्या बोला हुआ है कि ए जो है वो 10 मिनट में एक टॉयज बनाता है, बी 15 मिनट में एक टॉयज बनाता है, तो दोनों मिलकर एक टॉयज कितनी देर में बनाएंगे। पहले तो ये बताइए, एलसीएम 30 आएगा, यहाँ पर 3 और 2 की एफिशिएंसी आएगी, तो ये 30/5 यानी ये हो जाएगा 6 मिनट। तो ये दोनों मिलकर 6 मिनट में एक टॉय बनाएंगे। कितना? एक टॉय। आपको कितने बनाने हैं? 60 टॉयज। तो 60 इंटू 6 कर दीजिएगा, इतना मिनट लगेगा। ध्यान रखिएगा मिनट में आएगा ये आंसर। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 आवर्स का टाइम लगेगा। बोलिए क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल पर रोज एक क्वेश्चन आ रहा है, रोज आ रहा है। 12 पे पूछा हुआ था, 3, 7, 11 पे पूछा हुआ था, इसके पहले 8 पर पूछा हुआ था और 72 पर पूछा हुआ था, आज 6 पर पूछा है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़कर जाइएगा, रोज क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, 3, 4 के 5, 6 के, इसको मुझे 6 से डिवाइड करना है। 6 का मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल, बस आपको लास्ट के 2 देखने हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो ये 60 होगा, या ये 62 होगा, या ये 64, 66 या 68, इनमें से कुछ होगा। तो बेसिकली के की वैल्यू इन 5 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। अब बारी आती है 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इन सब का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सबको जोड़ लेते हैं, 7, 5, 12, 12, 6, 18। तो ये हो जाएगा 18 + 2k। अब k की कौन सी वैल्यू रखने पर ये 3 से डिवाइड होता है। तो देखिए 0 रखेंगे तो ये बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं होगा। तो इन सब वैल्यूज पर नहीं होगा, सिर्फ किस पर होगा, 0 और 6 पर। 0 और 6 पर होगा। अब ऑप्शन में या तो 0 होगा या 6 होगा, तो आपको ये देखना है कि क्या आंसर है। बल्कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी फंसा सकता है आपको कि आप निकाला है 6 और ऑप्शन में दे दिया 0, या आपने निकाला है 0 ऑप्शन में दे दिया 6। तो जो भी पॉसिबल आंसर है आपको सारे निकालते बनने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, 8:8C/5A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको AB पता है 5:7 है और BC पता है 8:15 है। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या A और C का सीधा रेशियो निकाल सकते हैं? A और C का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं क्या? इस तरीके से B का यहाँ से निकलेगा, पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में A और C के बारे में ही पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ से A और C का रेशियो बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कितना कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 40, 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा इनका रेशियो। क्या ये फर्दर कैंसिल होगा? 5 से और काट लीजिएगा, तो 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। तो ये आ गया इनका रेशियो। बोलिए क्लियर? अब मुझे इसको यहाँ पर पुट भी करना है। तो 8C का मतलब 21, तो 8 × 21 रेशियो 5A, A का मतलब 8। बोलिए क्लियर? 8 से 8 कैंसिल, 21:5, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ cos स्क्वायर x इंटू cos x माइनस cosec स्क्वायर x cos x -1 1 + cosec x इक्वल्स टू k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बात बताइए, cosec स्क्वायर x, क्या मैं इसको cos x -1 और इसको क्या cos x +1 लिख सकता हूँ? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे किया है। ये फॉर्मूला कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है आपको? ये आपको याद आना चाहिए cos स्क्वायर x -1 से। याद आया आपको? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, ये एज इट इज रहेगा। ये क्या है, अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाता है 1 - cos स्क्वायर x, और ये हमें पता है कि ये क्या होता है, ये sin स्क्वायर x होता है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x इंटू -sin स्क्वायर x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर बचेगा -1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी आपसे रोज 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। रेशियो प्रपोर्शन से भी आपको इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस तो देखने मिल ही रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस, तो इसको भी देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल C एज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
तो आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पर सी है, सी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पर है, ए बी सी, सी पर 90 डिग्री है। सेक ए, सेक ए कहने का मतलब सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी आपको हाइपोटेनस दी हुई है कितनी 13 और बेस कितना दिया हुआ है 5, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं 12 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है कि नहीं आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस बी की, तो 1 प्लस साइन ए, तो देखिए साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12/13 अपॉन कॉस बी, ध्यान से सुनिएगा, कॉस बी यहां से मेजर किया जाएगा। कॉस बी का मतलब क्या होता है, कॉस बी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस बार बेस क्या होगा, ये 12 होगा, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा 12/13। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 12 25/12 और 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर होगा 25/12। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल था, बिल्कुल इजी। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4ca इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको b माइनस सी देखना है। जैसे b माइनस सी की अगर मैं बात करूं तो a को इक्वल टू के उधर ले जा लूं तो माइनस ए आता है, और माइनस ए का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4bc। कैसे किया समझ में आया आपको, क्लियर है। चलिए मैंने यहाँ से b माइनस सी की वैल्यू निकाली तो वो माइनस ए आई थी, अब मैंने c माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, तो c माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी b, और b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू c को उधर कर दीजिएगा तो ये c स्क्वायर अपॉन 4ab हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर से a और a कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b और b कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर से c और c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, यानी फाइनल आंसर कितना होगा 1/64, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कुछ भी ऐसा नया नहीं था। थर्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे हैं हमने और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3p माइनस क्यू माइनस 2r इंटू 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 6। ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए चल रहा है। अगर आपको ये यहाँ से दिख गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो हमारा ये ट्वाइस यहाँ पर नहीं है, ये ट्वाइस यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए पी और क्यू में 6 आ रहा है। अब 6 कहाँ से आएगा, तो देखिए पी के पास 3 है और यहाँ पर 1 है, पर यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, और a प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला है ये, और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कहने का मतलब 3p माइनस क्यू माइनस ट्वाइस ऑफ r का होल क्यूब, और यही हमारा सही आंसर था। तो देखिए बस आपको फॉर्मूले पता हो तो आप इजीली कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना ले जाएंगे। नो डाउट हर पेपर में 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल पे होते हैं, बट 50% से ज़्यादा, मैं बोलूँगा 70 to 80% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20% अ मैन कैन बाय 6 किलो मोर शुगर इन 960 रुपीज, फाइंड द न्यू शुगर प्राइस। ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का है और ये है रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर पर। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी है। आपसे बोला गया है कि रेट जो है वो कम हो गया है, कितने से कम हुआ है 1/5 से। 1/5 से कम होने का मतलब 5 से 4 हो गया है, तो कंजम्पशन या क्वांटिटी बढ़ेगी 1/4 से। कितने से बढ़ेगी, 1/4 से बढ़ जाएगी। 1/4 से बढ़ने का मतलब कितना किलो बढ़ गया, 6 किलो। अगर 1/4 की वैल्यू 6 किलो थी, 1/4 की वैल्यू 6 किलो थी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 24 किलो। यानी पहले आप 24 किलो ले रहे थे, अब आप 30 किलो लेंगे क्योंकि आपने 6 किलो बढ़ा दिया है। 30 किलो लेंगे, कितने रुपए में, 960 रुपए में। 960 रुपए में 30 किलो, तो 1 किलो का प्राइस कितना होगा,
तो 960 अपॉन 30 डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 32 रुपीज़ पर केजी। नहीं समझ में आया है, प्लेलिस्ट पर जाइए, परसेंटेज की वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं और भी बहुत सारे जो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको सारे समझाए हैं वहाँ पर। चलिए हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 25% इज 36। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला गया था कि एक संख्या है, उसे पहले 20% बढ़ाया गया, उसे पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 25% कम कर दिया गया, फिर 25% कम कर दिया, तो यहाँ से जो डिफरेंस आया ये 36 का आया। तो आपको ये नंबर बताना है। सबसे पहले तो एक काम करिए, इसको मान लीजिए कि अगर ये 100 होता, अगर ये 100 होता तो 20% बढ़ाकर आप 120 पे पहुंच जाते। फिर 120 का 25% कितना होता है, तो ये 30 होता है और इसको आपको कम करना था, यानी आप 90 पे पहुंच जाते। कुल मिलाकर जो डिफरेंस आता वो 10 का आता। अगर 10 की वैल्यू 36 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 360 होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 6√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 और माइनस करना पड़ेगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा 6 × 18 का 8, एक कैरी 108 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 106। याद है ना आपको, मैंने आपको समझाया था कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है, तो आपको x² प्लस 1/x² कितना मिलेगा, ये मिलेगा k² माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप x² और x² को अगर आप ऐसा y मान लें, ये सपोज ये y ले लें, y प्लस 1/y, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, ये y का स्क्वायर ही तो है ना, y की पावर x की पावर 4 यानी x² का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर ही है। तो बस मुझे सिंपल स्क्वायर करना था और कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है हमसे। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया, बस इतना पता चला है कि 2 टेंजेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर उसने कुछ इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे दी होगी और पी ए पूछा होगा या ए बी पूछा होगा, दो में से कोई एक डेटा पूछा होगा। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। कैसे, सपोज मैं आपसे बोल देता हूँ कि ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट पी है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पी बी एक टेंजेंट है, ए सी ए पी जो है वो पॉइंट सी पर यहाँ पर सर्कल से कट कर रहा है और ए पी जो है एक चौड़ है जो आगे ऑब्वियसली पी पर जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी इंटू सी पी। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, मेरा दावा है आने वाली शिफ्ट्स में आपको इस पर क्वेश्चन देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से वो लगातार 2 दिन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन हो सकता है वो यहाँ से पूछ ले। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है अगला। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 78 डिग्री, ये वाला एंगल 78 डिग्री है। आपसे बोला है बीसी एंड बीएफ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो ये बीसी और बीएफ जो है वो एंगल बाइसेक्टर हैं एंगल बी और एंगल सी के। फाइंड एंगल बीएफसी। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट में, पहले दिन की फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा बस चेंज था। ये कितना होगा, तो ये होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो आप इसको एंगल ए बाई 2 बिल्कुल निकाल सकते हैं। 90 प्लस ये हो जाएगा 39, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 129 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार आपसे शायद फर्स्ट डे की सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पर इस वैल्यू को दिया हुआ था और ये वाली वैल्यू पूछी हुई थी, तो वहां पर भी हमने आंसर बहुत इजीली निकाल कर बता दिया था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आगे देखने मिल सकते हैं। चलिए आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। x प्लस 81 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 18 फाइंड x स्क्वायर प्लस 162 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू अगर 6 पुट कर दूँ, सिर्फ x की वैल्यू 6 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, ये चलिए x की वैल्यू 9 पुट करिए, सेटिस्फाई हो जाएगा तुरंत। ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस 81 अपॉन 9 इज 9 और 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 18 होता है, बिल्कुल होता है। तो बस आपको यहाँ पर वही करना है। तो 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 162 अपॉन 81, ये कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 83, इसका सही आंसर। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो x प्लस 1/x, अगर आपने एडवांस मैथ का कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे एंड विद इन 30 सेकेंड्स आप इन क्वेश्चन को पढ़कर बनाकर आगे निकल चुके होंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, वो था OB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AP एंड AB BP आर टेंजेंट ऑफ सर्कल, फाइंड AP। आपसे बोला हुआ है कि ये सर्कल में सेंटर है O, OB कहने का मतलब एक तरीके से उसने रेडियस बता दिया 5, ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर का। AB 8 है, ये पूरा 8 है और हमको पता है कि ये जो OP लाइन है ये इसे बाइसेक्ट करती है, यानी ये 4 होगा और ये 4 होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये वाली जो साइड है, ये वाली जो छोटी वाली आपको दिख रही है, ये साइड कितने की होगी, 3 की होगी, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको AP की वैल्यू निकालनी है। कुछ मत करिए, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों में लगाइए सिमिलरिटी। कैसे, सपोज ये x है, ये x है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है और ये 90 माइनस एक्स होगा। ये अगर x है तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा, तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स होगा और ये x हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। मैं इस पोर्शन को यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। देखिए, हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये सेंटर टेंजेंट पर टच होता है तो 90 डिग्री पर एंगल बनाता है, और ये वाला 90 डिग्री है। अगर इस एंगल को मैं x बोलता हूँ तो ये 90 माइनस एक्स होगा, सही है। अगर ये x है तो ये बचा हुआ 90 माइनस एक्स होगा, और ये तो 90 डिग्री था, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कैसे, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ना x, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ x के सामने वाली साइड 3 और हाइपोटेनस को ले लेता हूँ 5, तो मैं लिखता हूँ 3/5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, इसके सामने क्या है 4 और हाइपोटेनस कितनी है, वही तो निकालनी है AB, यही तो मुझे निकालनी है AB। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20/3। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे ज़बरदस्ती घबरा रहे थे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको बिल्कुल अलग से कोई शॉर्टकट या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बेसिक सिमिलरिटी याद रखें तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली निकल आएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चंस जो मुझे अभी तक अथेंटिक क्वेश्चंस मिले, जो मैंने कई बच्चों से क्रॉस वेरीफाई किया, उसके बाद आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कल जिनका भी एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में, और वो बच्चे जो CGL के लिए आगे दे रहे हैं, उनके लिए भी एनालिसिस बहुत काम का है, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस, या मैं बोलूँ इससे थोड़े बहुत मिलते जुलते या एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस आपको CGL में देखने मिलने वाले हैं। तो इन एनालिसिस को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। जिनका भी आगे एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।